IS 36 impairment losses. इम्पेयरमेंट लॉसेस किस चीज का नाम है? पूरा स्टैंडर्ड इसके ऊपर आ गया। इम्पेयरमेंट लॉस का मतलब है कि जब हमारे एसेट्स की कैरिंग अमाउंट सिग्निफिकेंटली कम हो जाए, मार्केट में उसकी वैल्यू ही ना रहे। जो अगर आप डेप्रिसिएशन लफ्ज सुनो ना, आप लोगों के साथ हम एसेट को डेप्रिशिएट कर तो रही है। अगर लफ्ज डेप्रिसिएशन में डेफिनेशन देखो ना तो वहां पर लिखा होता है सिस्टमैटिक एलोकेशन, एक किसी मेथड या फार्मूले के तहत। अब मिसाल के तौर पर मैंने एक 100 रुपए का एसेट खरीदा और मैंने कहा जी इसकी 10 साल लाइफ होगी या 10% रेट होगा, तो हमने 10 माइनस किया, ये 90 का बच गया, फिर 10 माइनस किया, ये 80 का बच गया, फिर 10 माइनस किया, ये 70 का बच गया। कुछ मार्केट में ऐसा भूचाल आया या कुछ ऐसा हुआ या हमारे एसेट के साथ कुछ हो गया, डैमेज हो गया, व्हाटएवर, उसकी जो 70 की हमने कैरिंग अमाउंट लिखी हुई है ना, मार्केट में अगर आज भी उसको बेचने जाए तो वो 20 रुपए से भी ऊपर नहीं बिकेगा। तो आपने ये एसेट अपनी बुक्स में कितने का लिखा हुआ है? 70 रुपए का, और मार्केट में इसकी क्या औकात है? 20 रुपए भी नहीं है। ऐसे डैमेज हो गया, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, कोई मसला आ गया, कोई जंग लग गई, व्हाटएवर कुछ भी हुआ, उसकी वैल्यू जो आपने कैरिंग अमाउंट लिखी हुई है, इसे क्या बोलते हैं? कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट का मतलब है जो आप कैरी करके चल रहे हो बुक्स के अंदर। बट अगर इसको आप मार्केट में देखते हो तो कितना? 20 रुपए है। अब 20 रुपए क्या है? उसकी रिकवरेबल अमाउंट। अब ये सारी चीजें बताऊंगा। रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट का अगर लफ्जी मतलब देखें तो इससे हमें रिकवर हो सकता है। अब वो कहता है, अगर डेफिनेशन बड़ी खूबसूरत लिखी हुई है, कहता है इफ कैरिंग अमाउंट एक्सीड इट्स रिकवरेबल अमाउंट, इसका मतलब है इंपेयरमेंट लॉस हो चुका है। इफ कैरिंग अमाउंट एक्सीड रिकवरेबल अमाउंट, अभी लिखे ना, मैं सारा कुछ लिखवाऊंगा, अभी सिर्फ एक ग्राउंड बना रहे। 70 रुपए वाला एसेट मार्केट में कितने का ज्यादा है? 20 रुपए का। क्या आपने जो बुक्स में 70 रुपए लिखा हुआ है दैट इज अ रिलायबल एंड रेलिवेंट? ये रिलायबल है? ये इंफॉर्मेशन तो रिलायबल है ही नहीं, क्योंकि मार्केट में 20 रुपए वाली चीज आप बुक्स में 70 रुपए की लिखकर बैठे हो। इट्स नॉट अ रिलायबल। तो जब रिलायबल ही नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए तो रेलिवेंट एंड रिलायबल होना जरूरी है। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी रेलिवेंट एंड रिलायबल। तो फिर अगर ये डेप्रिसिएशन तो अगले साल 60 का होता, फिर अगले साल 50 का होगा, बट अचानक उसकी वैल्यू 20 रुपए होगी, डैमेज होने की वजह से, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से, टेक्नोलॉजी चेंज होगी उसकी वजह से, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई नया रेगुलेशन आ गया। जैसे मिसाल के तौर पर एक ये जो शॉपिंग बैग नहीं होते थे पहले, जो मुझे वो पॉलीथिन एक होता था जिस फ्रंट वो का जो शॉपिंग बैग बनता था, अब तो वो आ गया ना किसी और टाइप के। वो जो शॉपिंग बैग थे ना, गवर्नमेंट ने कहा कि इससे आलूदगी फैलती है, इसको खत्म करो, उसने बैन कर दिए। और आपका प्लांट जो था वो बनाते हुए शॉपिंग बैग था। अब आपने वो प्लांट खरीद के लाया था कोई 5 लाख का कि जी मैं शॉपिंग बैग बना बना कर बेचूंगा, वो शॉपिंग बैग बैन हो गए। अब आपने कहा अच्छा मैं ये बेच देता हूं। अब जिसको भी बेचने जाते वो कहते हैं हमने नहीं खरीदना, कि हम इसका क्या करें? अगर आपने बेचना है तो स्क्रैप के तौर पर बेचो। अब ये 1-2 लाख का बिकेगा, 5 लाख का नहीं बिकेगा। तो उसकी कह रहे हैं वो कहां पर थी और अब कहां पर आ गई। तो जब इस तरह से कोई मामला हो जाए कि हमारी जो रिकवरेबल अमाउंट है वो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन कर जाए, तो हम कहते हैं कि एसेट्स के लिए इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना जरूरी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है? पहली बात तो यह है कि हम तो डेप्रिशिएट कर रहे थे, अब इंपेयरमेंट टेस्ट भी लगाना जरूरी हो गया कि टेस्ट करें, चेक करें। एक चीज हमने ये कहीं ना कहीं पढ़ी भी है इंपेयरमेंट टेस्ट लगाने की, भला कब लगाते हैं? जब गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट बिकम रिफंडेबल, तो इंपेयरमेंट टेस्ट मस्ट बी अप्लाइड। वो क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि उस वक्त क्योंकि गवर्नमेंट पहले हमें सपोर्ट कर रही थी, अब गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट करना बंद कर दिया,
तो हो सकता है जो हमारा एसेट है उसकी रिकवरेबल अमाउंट उतनी हो ही ना जितनी हमने लिखी हुई है। तो पहली बात तो यह है कि इंपेयरमेंट टेस्ट का हम स्कोप चेक करते हैं कि इंपेयरमेंट टेस्ट कहां कहां किस किस एसिड में अप्लाई होता है। फिर उसके बाद देखते हैं कब इंपेयरमेंट टेस्ट अप्लाई होता है। हर साल तो नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि अगर हर साल अप्लाई होता ना तो हम पूरा IAS 16 पढ़ चुके हैं। अगर हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट अप्लाई होता ना तो हम पूरा IAS 16 पढ़ चुके हैं, कभी अप्लाई नहीं किया। तो सबसे पहले आप आ जाएं, इसका स्कोप देखते हैं कि इंपेयरमेंट टेस्ट किस पे अप्लाई होता है और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इसके स्कोप के बाहर है। तो स्कोप चेक कर लेते हैं जी पहले इसका। तो इंपेयरमेंट टेस्ट अप्लाई होता है जनाब IAS 16 पे, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर, इधर measured at cost model या रीवैल्यूएशन मॉडल। इंपेयरमेंट टेस्ट अप्लाई होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर, चाहे वो कॉस्ट मॉडल पे हो चाहे वो रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो। फिर इंपेयरमेंट टेस्ट अप्लाई होता है IAS 38 के ऊपर। IAS 38 क्या है? इनटेंजिबल एसेट। इंपेयरमेंट अप्लाई होता है IAS 40 के ऊपर, ओनली कॉस्ट मॉडल। अच्छा, ये IAS 40 है किस चीज का भला? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जिसने तो पढ़ा हुआ होगा उसको तो पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेगा। ये हमने IAS 40 भी पढ़ना है। IAS 40 के कॉस्ट मॉडल के ऊपर ये अप्लाई होता है। अच्छा, ये अप्लाई कब नहीं होता या कहां नहीं होता? नॉट अप्लाइड। हाँ जी, IAS 40 मतलब कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फेयर वैल्यू मॉडल। जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के दो मेजरमेंट बेस है ना, एक कॉस्ट मॉडल एक रीवैल्यूएशन मॉडल। तो IAS 40 के भी दो हैं, कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। जो कॉस्ट मॉडल है वही डेप्रिसिएशन वाला, और जो फेयर वैल्यू मॉडल है वो जस्ट लाइक रीवैल्यूएशन मॉडल, बट एग्जैक्ट सेम नहीं होते ये। ठीक है, फेयर वैल्यू मॉडल है और वो रीवैल्यूएशन मॉडल है। तो अगर IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल होगा तो इंपेयरमेंट टेस्ट अप्लाई नहीं होगा, और अगर IAS 16 फेयर वैल्यू कॉस्ट मॉडल है और रीवैल्यूएशन मॉडल है, दोनों पर अप्लाई होगा। और IAS 38 भी दोनों पर अप्लाई होता है, चाहे कॉस्ट मॉडल है चाहे रीवैल्यूएशन मॉडल है। उसके बाद IAS 2 इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री की अपनी मेजरमेंट बेस है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, तो वो उसके ऊपर फिर IAS 36 अप्लाई नहीं होता। ठीक हो गया। तो ये कुछ बातें आपकी बुक में लिखी हुई हैं, इससे ज्यादा हमने भी नहीं सीखना, उतना ही सीखना है जितना किताब में लिखा हुआ है, क्योंकि अगर ज्यादा बाहर जाएंगे तो फिर और ज्यादा परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्कोप है IAS 36 का। उसके बाद अगर हम एक चीज को फाइनलाइज करके फिर आगे चलते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि अच्छा हम क्यों अप्लाई करते हैं और हर साल क्यों नहीं अप्लाई करते। हमें इंपेयरमेंट टेस्ट कब कब अप्लाई करना चाहिए, सवाल ये है। इंपेयरमेंट टेस्ट कब कब अप्लाई करना चाहिए, ये पेपर में कई दफा सवाल आता है। वो कहता है कि अगर आपको कोई इंडिकेशन मिले, क्या मिले? कोई इंडिकेशन का तो मतलब है इंडिकेटर, इशारा कोई मिले। वो कहता है इशारे दो टाइप के हैं, एक है इंटरनल इंडिकेटर
और एक है एक्सटर्नल इंडिकेटर। इंटरनल और एक्सटर्नल। अच्छा, जब भी जहां भी इंटरनल और एक्सटर्नल का लफ्ज आएगा ना, इंटरनल का मतलब होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई फैक्टर है जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा एसेट इंपेयरमेंट हो रहा है। इंपेयरमेंट कोई अच्छा लफ्ज है, बुरा लफ्ज है? बुरा लफ्ज है। हमारे एसेट की वैल्यू सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो रही है, हमारे एसेट की वैल्यू सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हो रही है। ठीक होगी बात? तो इंटरनल इंडिकेटर आपको क्या लगेगा? आनिया, इंटरनल इंडिकेटर होता क्या है? जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अपने कंट्रोल में हो, या विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो, या उसी की वजह से हमें उसके कंट्रोल में उसको पता भी हो। और एक्सटर्नल इंडिकेटर क्या होगा? कि जो ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी के कंट्रोल में ना हो। जैसे सिंपल सी बात है, एक सादा एग्जांपल दे दो, बहुत सादा। बारिश होना हमारे कंट्रोल में है या नहीं? इसका मतलब है ये एक्सटर्नल चीज है। आपने छत पे कपड़े रखे हुए हैं और उस बारिश की वजह से कपड़े भीग जाए या ना भीगे, ये किसके कंट्रोल में है? क्योंकि ये तो हमारे कंट्रोल में है ना, ये इंटरनल है। मतलब जो कुछ आप कर सकते हो, बचा सकते हो, या आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपके अपने रिसोर्सेज से, दैट इज इंटरनल। और जो आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल। एक बात बताता हूं, ये इंडिकेटर मतलब कब कब आपकी इंपेयरमेंट लॉस हो सकता है, कब कब? अगर आपका एसेट डैमेज हो जाए, क्या उसकी वैल्यू खराब होगी या नहीं? ये इंटरनल इंडिकेटर है या एक्सटर्नल इंडिकेटर? इंटरनल है या एक्सटर्नल है? इंटरनल है, क्योंकि वो डैमेज हुआ बाहर आकर थोड़ी बताएगा। और ये हमारे इख्तियार में भी था, अगर डैमेज, और इंफॉर्मेशन भी हमारे पास ही है, कोई बाहर से हमें पता नहीं चला। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक नया कानून लेकर आए कि भाई इस एसेट की प्रोडक्शन खत्म करो, इस एसेट को खत्म करो। ये कौन सा इंडिकेटर है? एक्सटर्नल, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे इख्तियार में, टेक्नोलॉजी नई आ गई। अब नई टेक्नोलॉजी आने से हमें क्या मसला है? हमारा जो पुराना एसेट हो सकता है ऑब्सोलीट हो जाए, लोग उसकी प्रोडक्शन ही ना खरीदे। तो ये कौन सा इंडिकेटर है? एक्सटर्नल, क्योंकि टेक्नोलॉजी का चेंज होना हमारे इख्तियार में नहीं है। एसेट्स को रिकंस्ट्रक्ट करना, रिस्ट्रक्चर करना। रिस्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पर, मैं कुछ, जैसे ये एक पेन है, मैं अपने एसेट से ये पेन बना रहा हूं। मैंने सोचा कि अब इस पेन की डिमांड खत्म हो गई है, मैं ऐसा करता हूं कि इसी प्लांट को इस्तेमाल करके इस जैसी कोई और चीज बनाना शुरू कर दूं। इसका मतलब होता है न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करना, न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्शन, या अपने नए कस्टमर के लिए इस्तेमाल करना। अब पहले मैं इसके कस्टमर के लिए काम कर रहा था, अब जो मैं नई चीज बनाने लगा उसके लिए कस्टमर भी नए आएंगे। अब जाहिर सी बात है, जब आप अपने रिस्ट्रक्चर करोगे तो परफॉर्मेंस में भी मसला आ सकता है, क्योंकि एसेट जिसके लिए बना था उसके लिए आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, और हो सकता है बाहर जाकर ये इतने मसाइल हो जाए कि वो प्रोडक्ट भी उस तरह से ना बिके, तो एसेट की वैल्यू फिर मसला करेगी। तो बताओ ये इंडिकेटर कौन सा? इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल है, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग करना कोई बाहर का आपके इख्तियार में ना करो। एसेट्स की परफॉर्मेंस वर्स देन एक्सपेक्टेड है, एसेट्स की परफॉर्मेंस वर्स देन एक्सपेक्टेड है। कौन सा इंडिकेटर? एक्सटर्नल या इंटरनल? इंटरनल। एसेट्स की परफॉर्मेंस बाहर वालों की तरफ से हो रही है। एसेट्स की परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? आपने सोचा था कि आपका एसेट ना 500 यूनिट बनाया करेगा, जब इस्तेमाल करना शुरू किया तो पता चला 200-300 बन रहे। तो ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली आपको? आपके पास है। ये जरूरी नहीं कि आपकी इंफॉर्मेशन, अगर बाहर इंफॉर्मेशन है और वो आपके कंट्रोल में भी नहीं है, ना ही आप खुद से वो आ या जा सकती है, वो एक्सटर्नल। जो इंफॉर्मेशन आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी, आपके अपने इख्तियार में है, वो कौन सा इंडिकेटर होगा? इंटरनल। आपने एसेट की लाइफ चेंज की, आपके एसेट की लाइफ डिक्लाइन हो गई, बुरा हुआ, अच्छा हुआ? बुरा हुआ। अच्छा, मैंने ना डेफिनेशन से डायरेक्टली मैं इंडिकेटर पे चला गया, तो मैं सिर्फ
इंटरनल इंडिकेटर आपको बढ़ा देता हूँ, एक्सटर्नल जब तक मैं वो चीजें बताऊंगा नहीं तब तक बता नहीं पाऊंगा, इसलिए पहले वो चीजें पढ़ेंगे फिर बताता हूँ। तो ये बस सिर्फ इतना ताकि आपको हिंट मिल जाए और फिर हम सवालों की तरफ जाएंगे फिर दोबारा, क्योंकि ये इंडिकेटर आपके या तो एमसीक्यूज में आ जाते हैं या वो डायरेक्ट 4 नंबर का सवाल पूछ लेता है कि बताओ एक्सटर्नल इंडिकेटर कौन कौन से, इंटरनल इंडिकेटर कौन कौन से। आपने एसिड की लाइफ डिक्लाइन हो गई, अच्छा वो बुरा हो गया, एसिड की लाइफ डिक्लाइन होगी, इंटरनल इंडिकेटर है या एक्सटर्नल है, आपके एसिड्स की यूजफुल लाइफ डिक्लाइन करनी पड़ी, इंटरनल है क्योंकि आपका एसिड है उसकी लाइफ की इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। अच्छा एक्सटर्नल इंडिकेटर वो होता है जिससे आप भी अफेक्ट हो रहे हैं और आप जैसे सारे बिजनेस अफेक्ट हो रहे हैं, वो होता है एक्सटर्नल। आप भी अफेक्ट हो रहे हैं, आप जैसे सारे बिजनेस अफेक्ट हो रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नल। ऐसा फैक्टर जिससे सिर्फ आप अफेक्ट हो सकते हैं, इंटरनल। एसिड आपका डैमेज हो गया, क्या सबका डैमेज हो जाएगा? नया रेगुलेशन आया, नया कानून आया, आप जैसे सारे अफेक्ट होंगे। नई टेक्नोलॉजी आई, आप जैसे सारे अफेक्ट होंगे। मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, आपको पता रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है, महंगाई को कंट्रोल करता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, एक्सटर्नल है क्योंकि सारे इफेक्ट होंगे। आप जैसे एसेट की मार्केट में वैल्यू खराब हो गई, आप जैसे एसेट्स की, आप जैसे बिजनेस की मार्केट में वैल्यू खराब हो गई, एक्सटर्नल है। इंटरनल वो होता है जिससे सिर्फ आप इफेक्ट हो रहे हैं, आपके कंट्रोल में आप इफेक्ट होते हैं। आपने अपने एसेट को देखा लाइफ डिक्लाइन हो गई, क्या सबकी डिक्लाइन हो चुकी होगी? ऐसा तो नहीं है। आपके एसेट की परफॉर्मेंस खराब है, क्या सबकी परफॉर्मेंस खराब है? नहीं, ठीक होगी बात। तो इंडिकेटर कोई मिलेगा तो हम उसको इंपेयर करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको न्यूमेरिकल देखता हूं, आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाना इंपेयरमेंट का, ताकि आपको थोड़ी बेस बन जाए, फिर इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो IS 36 एक इंपेयरमेंट लॉस है जो अप्लाई किस केस के ऊपर होता है? IS 16 पे, IS 38 पे, IS 40 पे। कहां पर अप्लाई होता है? IS 16 दोनों मॉडल पे, IS 38 दोनों मॉडल पे, और IS 40 सिर्फ कॉस्ट मॉडल पे। कहां अप्लाई नहीं होता? जो हमारे सिलेबस में IS 40 फेयर वैल्यू मॉडल पे अप्लाई नहीं होता और IS 2 इन्वेंटरी पे अप्लाई नहीं होता। अब जरा डेफिनेशन इसकी देख लें, इंपेयरमेंट लॉस की डेफिनेशन। When carrying amount exceed its recoverable amount, when carrying amount exceeds its recoverable amount, इसका मतलब है asset will be impaired, asset will be impaired। मतलब आपने ज्यादा अमाउंट लिखी हुई है लेकिन मार्केट में वैल्यू कम है। अब ये भी कह सकते हो कि जब रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम हो जाए। अब इसमें अगर बाकी तो सारी अंग्रेजी है, दो ही लफ्ज हैं, एक कैरिंग अमाउंट है और एक रिकवरेबल अमाउंट है। अगर आप कैरिंग अमाउंट की बात करें तो ये शायद आपको आता हो, अगर आप कैरिंग अमाउंट फाइंड करना चाहते हो तो आनी किसके बराबर होगी? हाँ, तो बराबर किसके आएगी? कैसे फाइंड करो? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। रिकवरेबल अमाउंट, हाँ जी, रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? हाँ जी, रिकवरेबल अमाउंट। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट लफ्ज बड़ा है थोड़ा सा। रिकवर करना मतलब उसको बेच के पैसे लेना या उसको इस्तेमाल करके, दोनों ही। उनमें से जो हायर है दैट इज रिकवरेबल। इस्तेमाल करके कितना फायदा होगा, या इस, अब मैं अगर ओरिजिनल बेस बनाना चाहते हो
सिर्फ रट्टा नहीं लगाना चाहते, तो मैं आपको उस तमाम चीजें भी बताता हूं कि जिससे आपकी गलतियां कम से कम होने के चांसेस होते हैं। देखिए ये तो बात होगी कि जो एसेट मेरे पास पड़ा हुआ है, या बेच के रिकवरी होगी उससे, या इस्तेमाल करके रिकवरी होगी। अब इस्तेमाल करके रिकवरी क्या होगी, आज ही सारा इस्तेमाल हो जाएगा, या ओवर द रिमेनिंग लाइफ या यूजफुल लाइफ। रिमेनिंग लाइफ, आज मैं इंपेयरमेंट टेस्ट ले रहा हूं, मैं ये देखता हूं कि अगले सालों में, आने वाले सालों में इस्तेमाल करूंगा तो कितना बेनिफिट देगा, और अगर बेच देता हूं तो कितना बेनिफिट देगा। तो इट इज रिकवरेबल, उनकी डेफिनेशन लिख लें, इट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब फेयर वैल्यू क्या होगा, मार्केट में जो उसकी वैल्यू चल रही है, लेस कॉस्ट टू सेल, अगर बेचने पे खर्चा आया है, अगर, लेकिन ये स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ, अगर मैं देसी अंदाज में बताऊं तो नेट डिस्पोजल वैल्यू, नेट डिस्पोजल रिसीट, मतलब बेचने पे जितना पैसा हमें मिला माइनस जितना खर्च हो गया, लेकिन स्टैंडर्ड में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लिखा होगा। उसके बाद वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन इस्तेमाल करके कितनी वैल्यू बनेगी। अच्छा ये तो हमें मिल जाएगी, फेयर वैल्यू कैसे मिलेगी, मार्केट में जाकर देखेंगे भाई मेरा एसेट कितने में खरीदेगा कोई, लेस अगर कोई कमीशन वगैरह या कैरेज वगैरह हमें पड़ता है वो माइनस कर देंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मिलेगी। वैल्यू इन यूज का कैसे पता चलेगा, थोड़ा सा हिंट देता हूं, शायद आप बता पाओ। अच्छा जी, मेरा जो एसेट पड़ा हुआ है ना, मुझे लगता है अगले 3 साल उसकी लाइफ रह गई है, अगले 3 साल, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, और मुझे लगता है, एक्सपेक्टेड है कि मुझे ईयर 1 में 2 लाख रुपए इससे इनकम बनेगी, ईयर 2 में कोई 1,80,000 की इनकम मिल जाएगी, और ईयर 3 में 1,60,000 की इनकम मिल जाएगी, और ईयर 3 के एंड में ये फारिग हो जाएगा, मैं इसको कोई 40,000 का बेच भी दूंगा, जिसे आप क्या बोलते हो, रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, मैं यहां पर खड़ा हूं और यहां पर मैं इंपेयरमेंट टेस्ट लगा रहा हूं इस जगह पे, और इंपेयरमेंट टेस्ट लगाने के लिए मैंने देखना है कि मार्केट में जाओ, जाके पता करो एसेट कितने का बिकेगा, और कोई खर्चा खुर्चा है तो वो भी बताओ, उनको माइनस करूंगा, दैट इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। मैंने ये भी लेनी है, वैल्यू एंड यूज भी लेनी है, और उनमें से जो हायर है उसको मैंने बोलना है रिकवरेबल, ऐसा ही है। अब वैल्यू एंड यूज मैंने बता दिया भाई, इस्तेमाल करोगे ना अगर, तो आपको 1 साल बाद 2 लाख का फायदा होगा, दूसरे साल में 1,80,000 का, फिर 1,60 का, और फिर 40 का, ये बिक भी जाएगा। ये है इस्तेमाल करोगे तो, अगर आज बेचोगे तो यहां से पैसे मिल जाएंगे, अगर इस्तेमाल करोगे तो अगले 3 सालों में ये पैसे मिलेंगे। अब मैं चाहता हूं वैल्यू एंड यूज कैसे फाइंड करो, इसको जीरो पे लाएंगे, जो अगले 3 सालों में हमें फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, इसको जीरो पे लाएंगे और उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, वही वैल्यू यूज होगी। और ये तो बात हमें भी पता है, हम आज खड़े हैं, फ्यूचर की वैल्यूज को आज ही लेकर आएंगे, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी आज ही है। तो वैल्यू एंड यूज की डेफिनेशन क्या हुई, इट इज फ्यूचर वैल्यू, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लो, या इट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हो तो लिख लें, वैल्यू यूज इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लो। नेट का मतलब है अगर आउटफ्लो है तो माइनस करते हैं उसी साल का, फ्यूचर नेट कैश फ्लो expected to generate from this asset, expected to generate
from this asset over its remaining useful life या total life, over its remaining useful life। हाँ जी, अब हमने अभी तक क्या पढ़ा, पहले पढ़ा इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है, अगर कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर जाए रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट क्या होता है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्ट। रिकवरेबल अमाउंट क्या आता है, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। डन। एक छोटा सा सवाल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक एसेट मैंने लिया, पहली बात तो यह है कि आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि अब आपके सिलेबस में नहीं है IAS 38, पहले था, लास्ट अटेम्प्ट में था, अब नहीं है। ठीक है, अप्लाई कैसे होता है, मार्केट में उसकी असेसमेंट होती है। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स का अपना एक तरीकाकार होता है, कोई अमोर्टाइज हो रहा होता है, उसकी लाइफ होती है, उसकी वैल्यू होती है, उसकी कॉस्ट होती है। ठीक है, तो वो एक असेसमेंट होती है, उस हिसाब से किया जाता है। आपने कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है, रिवर्शन मॉडल पे रखा हुआ है, तो वो असेसमेंट जैसे IAS 16 है बिल्कुल वैसा ही है, वो थोड़ा बहुत चेंज है। अच्छा, अब सवाल देखते हैं कि सपोज दैट, पहले तो छोटा सा सवाल देखते हैं कि हमारे पास एट द एंड ऑफ 5th ईयर कॉस्ट 5 लाख, accumulated depreciation 2,40,000, उसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू ₹280,000, expected cost to sell ₹50,000, फ्यूचर कैश फ्लो फ्यूचर नेट कैश फ्लो लिख लेते हैं, फ्यूचर नेट कैश फ्लो ओवर इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, ईयर 1 1 लाख, ईयर 2 80,000, ईयर 3 50,000, at the end of the year, at the end of 3rd year, its residual value is ₹20,000. Cost of capital is 12%. Cost of capital, rate of interest, discount rate, सब इसके नाम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के क्या क्या नाम हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, डिस्काउंट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारे नाम। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि क्या हमारा एसेट इंपेयर हुआ है या नहीं, क्या हमारा एसेट इंपेयर हुआ है या नहीं। क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना भी है या नहीं, वो एक कोई इंडिकेटर बताया होगा वो क्वेश्चन के अंदर। अभी हमने सारे इंडिकेटर नहीं पढ़े, मैंने इसलिए पहले थोड़ा सा बताया कि यहां पर कोई इंडिकेटर बता दीजिए, एसेट डैमेज हो गया, एसेट की लाइफ में मसला आ गया, एसेट की परफॉर्मेंस में मसला आ गया, कोई ना कोई वो इंडिकेटर
जरूर बताएगा। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, गवर्नमेंट रेगुलेशन चेंज हो गई। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, हमने करनी है 3 वैल्यूज फाइंड करनी है अगर पॉसिबल है। कैरिंग अमाउंट, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट। फिर उसको कंपेयर करेंगे, हमारे पास इंपेयरमेंट गेन या लॉस आ जाएगा। तो हम इसका फॉर्मेट जैसे मर्जी कर लें, वो आपकी मर्जी है। कि यहां पर हम लिख लेते हैं एसेट का नाम, जो भी हमारे पास एसेट होगा। यहां पर हम उसकी लिख लिया करेंगे कैरिंग अमाउंट, यहां पर लिख लिया करेंगे रिकवरेबल अमाउंट, और यहां पर लिख लेंगे इंपेयरमेंट लॉस। अगर एक ही एसेट है तो एक लिख देंगे, अगर एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा लिख देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी एसेट होगा, पीपीई है, जो भी है, वो यहां पर लिख देंगे। सबसे पहले हम लिख लिए कैरिंग अमाउंट। हाँ जी, सवाल देखें, जाएं जरा अपने सवाल पे। कैरिंग अमाउंट क्या होती है, कॉस्ट माइनस, और उस साल की जिस दिन आपने इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है उस दिन की कैरिंग अमाउंट चाहिए। जिस दिन आपने इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है उस दिन की कैरिंग अमाउंट चाहिए होगी। तो 5 लाख माइनस 2,40,000। तो 5 लाख 2 में से माइनस कर दे डायरेक्ट, ये तो करने की भी जरूरत नहीं है। कितना, 260,000। अगर पेपर में या वर्किंग भी साथ साथ शो करना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो, 5 लाख माइनस 2,40,000 और ये उसके ऊपर शो करता। अब उसके बाद है रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट तो क्या होती है आनिया? हाँ, हायर ऑफ, ऐसे बोले, हायर ऑफ रिकवरेबल, सॉरी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल, एंड उसके लिए फिर वर्किंग कर लेते हैं। नीचे इस सवाल के नीचे वर्किंग कर लेते हैं। हेडिंग क्या देंगे, वर्किंग नंबर 1 रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट के लिए आपको 2 वैल्यू चाहिए, और यहां पर लिख देते हैं कि हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू कितनी है जी, 285। कोई कॉस्ट टू सेल है 280, कोई कॉस्ट टू सेल है 50,000 टू 30,000। फिर हमें चाहिए वैल्यू इन यूज। बड़ा साफ सुथरा करके किया करें इसको सवाल, वैल्यू इन यूज में हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू के कई मेथड्स हैं, कोई एक नहीं है, कई मेथड। जो ज्यादातर हम इस्तेमाल करेंगे, मैं वो फॉर्मेट आपको करवाने लगा जो ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे। तो ज्यादातर जो इस्तेमाल करना है वो लिख लिए कि हम यहां पर लिख लिया करेंगे ईयर्स, जो आने वाले जितने भी साल हैं, 3 साल है रिमेनिंग लाइफ। फिर लिखेंगे कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो। अगर तो इनफ्लो और आउटफ्लो अलग अलग बताए हैं तो अलग अलग लिखकर माइनस कर देना, और अगर नेट बताए हुए हैं तो डायरेक्ट लिख देना। तो सबसे पहले साल 1 का कैश फ्लो क्या आएगा, कितना, 1 लाख। दूसरे साल का कितना आएगा, 80,000। तीसरे साल का कितना आएगा, कितना, 50,000। उसके बाद आप लिखना एक रेजिडुअल वैल्यू भी तो है, जितने कैश फ्लो हैं सारे लिख लें, इनफ्लो आउटफ्लो सारे लिख लें। लिखने के बाद फिर उसको कर लें नेट, नेट कैश। ये 1 लाख आ जाएगा, ये 80,000 आ जाएगा, ये प्लस होगा माइनस,
क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू भी इनफ्लो है और कैश भी हमारा इनफ्लो है। उसके बाद आप देखना डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर कितना है? 12। डिस्काउंट फैक्टर फाइंड करना था 1/1 प्लस आई की पावर n, याद है? वो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो वैल्यू इस्तेमाल होती है वही जो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इस्तेमाल, सेम वही, ठीक है। तो 1/1 प्लस आई की पावर n। एक आसान तरीका भी बताता हूं, वही है। अगर इन सब की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर, 1 लाख डिवाइड बाय 1 प्लस आई की पावर 1 2 3। हम क्या करते हैं, पहले अलग से एक डिस्काउंट फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ना प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। आप अपने कैलकुलेटर पे लिखे जरा 1 ओवर, पहले 1 प्लस 0.12 यही बनेगा, पहले इसको ओके करें। इसकी पावर पहले साल कितनी आएगी? 1। इसको अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो ये जरा पहले कैलकुलेटर पे ना जाए, ऐसे लिख सकते हैं 1.12 की पावर 1, यही बनेगी ना। तो 1 एक दफा पावर 1, एक दफा पावर 2, एक दफा पावर 3। जितने सालों का आपको डिस्काउंट फैक्टर चाहिए वैसे वैसे बनता जाए। तो पहले पावर 1 किया, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 की पावर 1 कितना आया? 0.3 डिजिट लिखते होते हैं इसमें, और वो भी राउंड ऑफ करके, मतलब अगर चौथा डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है तो तीसरा बढ़ा देते, 0.893। नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाय 1.12 की पावर 2 0.797। फिर 0.711 1 2 यस 11 1 IRR IRR क्या कर रहा है ये कंपाउंड टेस्ट, IRR समथिंग एल्स। अच्छा अब एक और तरीका बताता हूं, दोबारा वापस आए अपने कैलकुलेटर को खोले, कैलकुलेटर पे जाए, कैलकुलेटर पे सबसे पहले करें 1 डिवाइडेड बाय 1.12, कितना आंसर आपको मिला? अब आपने डिवाइडेड बाय 1.12 कर दे, डिवाइडेड बाय 1.12 जो आंसर आ रहा है ना, जस्ट क्लिक करें डिवाइडेड बाय 1.12 तो आपका अगला आंसर आ गया। फिर डिवाइडेड बाय 1.12, तो जितना भी आंसर आएगा आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाय 1.12 करते जाना है। एक और तरीका बताता हूं, दोबारा जाए वापस, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 आ गया आंसर। फिर एक दफा एक स्टेप और आपको करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1.12 आ गया 0.797। अब जस्ट इक्वल करेक्ट करें, सिर्फ इक्वल, अगला आंसर आएगा, फिर इक्वल, अगला आंसर आएगा, फिर इक्वल। लेकिन एक दफा करना पड़ेगा, एक दफा आपको करना पड़ेगा, फिर क्योंकि वो अगली पावर एक बढ़ती जाती है पिछले आंसर से, जब अगला आंसर उसी पे डिवाइड करते हैं तो पावर एक और बढ़ जाती है, तो खुद ब खुद ही हो जाता है। तो पहली दफा करने के बाद अगर 4-5 साल हैं तो क्लिक करते जाएंगे तो हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर आएगा। उसके बाद आपने बनाना है प्रेजेंट वैल्यू। क्या बनाना है? प्रेजेंट वैल्यू। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इनको मल्टीप्लाई कर दो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो करो जरा 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.893, 80,000 को मल्टीप्लाई करें 0.797, 63760, 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.712, 49840। अब ये सारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, अब इनको प्लस कर लें तो ये आ जाएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू, और आपने इसका क्या नाम बोलना है? वैल्यू इन यूज। इन सबको प्लस कर 202900, 202900।
बात समझ लगी? अब आप चाहो तो इसको कुछ इस तरह से भी फाइंड कर सकते थे, आपके पास 1 लाख था डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 की पावर 1, 80,000। वो राउंड ऑफ का मसला है नहीं, अगर वो थोड़ा सा राउंड ऑफ, लेकिन ये जो तरीका है ना, अब ये क्यूएम वाला तरीका है। अब हम क्यूएम में थोड़ी है, अब बड़े हो गए हैं थोड़े से, और ये फॉर्मेट आईकैप को बड़ा पसंद है, तो आईकैप को भी थोड़ा सा खुश करेंगे ना, हमें मतलब है उससे। हाँ जी, वैल्यू यूज भी आ गई और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट आ गई, और इसमें से जो हायर कौन सी है, 2.30 है या 2.2 है? इन दोनों में से हायर क्या है? दैट इज रिकवर। 2.3 हायर है और 2.30 कम है। मतलब हमने रिकवरेबल अमाउंट किसके बराबर होती है? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। तो 2.30 हायर है या 2,02,000 हायर है? 2,30,000। तो रिकवरेबल अमाउंट कितनी हुई? 2,30,000। और जाओ अभी यहां पर हमारा सवाल है, यहां पर लिख देंगे 2,30,000 और नीचे लिख देंगे वर्किंग नंबर 1। अब मुझे बात तो बताओ, एसेट इंपेयर हुआ है या नहीं? कैसे हुआ है या नहीं? नहीं, वर्किंग तो वर्किंग करना जरूरी नहीं, वर्किंग के बाद यहां से पता चलेगा, ये जो वर्किंग आपने नजर आ रही है यहां से पता चलेगा एसेट इंपेयर हुआ या नहीं। नहीं हुआ, आपके हिसाब से हुआ या नहीं? कैसे? अच्छा, आप लोग जब परेशान होते हो ना, रिकवरेबल अमाउंट कम है, 2,60,000 कैरिंग अमाउंट है और 2.30 रिकवरेबल अमाउंट है, एसेट इंपेयर कब होता है उसकी डेफिनेशन पर गौर कर। When carrying amount exceed recoverable amount, when carrying amount exceed its recoverable amount, asset will be impaired। बताओ हुआ या नहीं? रवैदा, मैं जान बोल के तंग कर रहा हूं, हालांकि कितनी आसान सी बात है। कब एसेट इंपेयर होता है? जब कैरिंग अमाउंट एक्सीड करती है रिकवरेबल अमाउंट से। बताओ इस सिनेरियो में आपने कैरिंग अमाउंट भी फाइंड कर ली, रिकवरेबल अमाउंट भी फाइंड होगी, एक्सीड हो रही है या नहीं? कैरिंग अमाउंट कितनी है? 260। रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 2.30। तो एसेट आपका इंपेयर हो गया कितने से? दैट इज इंपेयरमेंट लॉस। और अगर ये 270 आ जाती रिकवरेबल अमाउंट, हम 30 की जगह क्या लिखते? नो इंपेयरमेंट, एसेट विल नॉट बी इंपेयर्ड। एसेट इंपेयर अपना खाली दिमाग के साथ बैठते हो क्लास में ऐसे नशइयों की तरह, भाई समझा करो, छोटी छोटी बातें हैं। मैं एक बात जब कहता हूं ना कि अकाउंटिंग में कोई फेल हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है अगर वो पढ़ के गया तो? ये जिंदा लाशें होती हैं, और बस वो लिखना आप समझते हो, लिखी जाओ लिखी जाओ लिखो जाओ, पता ही नहीं क्या लिख रहे हो। अब ये भी समझो हम पढ़ के आ रहे हैं, फिर आपसे आपके हाथ गलती वाली साइड पर कभी नहीं जाएगा। तो समझ के पढ़ो, जो कुछ लिखते हो ना उसके बारे में आपको पता होना चाहिए बस। हाँ जी, थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर दें फिर। इंपेयरमेंट टेस्ट की डेफिनेशन सुनाए, इंपेयरमेंट लॉस की डेफिनेशन। इंपेयरमेंट लॉस की डेफिनेशन ओके करेगा कौन करेगा? इंपेयरमेंट लॉस क्या डेफिनेशन होती है? व्हेन कैरिंग अमाउंट एक्सीड रिकवरेबल अमाउंट, यही डेफिनेशन है। When carrying amount greater than recoverable amount, asset will be impaired। स्कोप बता दें, स्कोप IS 36 का, IS 16 दोनों कॉस्ट मॉडल पर भी अप्लाई होगा, रिवैल्यूएशन मॉडल पर भी अप्लाई होगा। IS 38 फुली अप्लाई होगा। IS 40 सिर्फ कॉस्ट पर मॉडल पर अप्लाई होगा, रिवैल्यूएशन उसके ऊपर फेयर वैल्यू मॉडल पर अप्लाई IS 2 नहीं होगा। ठीक होगी बात। थोड़ा सा इंडिकेटर के बारे में पढ़ा, वो डिटेल में हमने अभी बाद में पढ़ना है, कल इसके मजीद क्वेश्चन करेंगे। बस आप अपना एक दिन आपके पास है IS 20 के करने का, कल इसका बहुत बड़ा लेक्चर होगा, मतलब IS 36 का फाइनल लेक्चर कल का, जिसमें हमने वो तमाम चीजें सीखनी है जिसकी बेस के ऊपर पूरा इंपेयरमेंट लॉस खेलेंगे आप इसके साथ। ठीक है, तो कल का लेक्चर आज सिर्फ बेस थी, कल इंपोर्टेंट। ठीक है जी।